Hello everyone. Today our topic of presentation is neurodevelopmental disorders. My name is Sobia Akhtar Ali and I am counseling psychologist. हम बुनियादी तौर पर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं उनके बारे में आज थोड़ा सा बेसिकली जानेंगे. What are neurodevelopmental disorders? Neurodevelopmental disorders are a group of conditions in which the growth and development of the brain is affected. This can impact an individual's language, emotions, behavior, self-control, learning and memory. तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एक ऐसा ग्रुप होता है वारिस का जिसमें दिमाग की जो नशोनुमा है वो मुतासिर होती है. इसके दिमाग की नशोनुमा के मुतासिर होने की वजह से क्या होता है कि उस पर्सन की या उस फ़र्द की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है यानी ज़ुबान, बोलचाल, ज़ुबान का सुनना, समझना, अल्फाज का ज़हीरा ये मुतासिर होता है. और जज्बात उसके जो है वो उसको सोचने समझने जज्बात को जो है वो समझने में परेशानी आती है. लोगों के रवैये जो है वो समझने में परेशानी आती है और इसी तरह से वो अपने जज्बात का इज़हार भी उस तरह से नहीं कर पाता और अपनी जो बात का इज़हार है वो भी उसको मुनासिब अल्फाज में या सही अल्फाज जो है उसका ज़हरी अल्फाज चूँकि कम होता है तो वो सही तरीके से बयान नहीं कर पाता. इसी तरह से जो रवैये हैं वो उनको भी जो है वो सही तरीके से जो है वो महसूस नहीं कर पाता. जैसे वो अपने रवैये भी सही तरीके से नहीं बता पाता कि वो क्या महसूस कर रहा है और वो दूसरों के जो रवैये हैं उनको भी सही तौर पर समझ नहीं पाता. उसका ख़ुद पे काबू जो है वो कम हो जाता है. सीखने और जो यादाश्त है उस चीज़ को भी ये उसकी मुतासिर होती है. तो ये बेसिकली ये जो है वो बुनियादी तौर पर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो ये होते हैं जो कि ज़हनी नशोनुमा को या दिमाग की जो नशोनुमा है उसको मुतासिर करते हैं. अब हम एक जो है वो छोटा सा एक चार्ट देख लेते हैं कि पेडियाट्रिक माइलस्टोन यानी कि एक बच्चा जब अपनी पैदाइश के बाद जो है वो जो अपने मराहिल तय करता है डेवलपमेंट के नशोनुमा के, तो वो किस तरह के जो है वो अगर किस तरह से अगर वो डेवलपमेंट उसकी सही जा रही है हम देख सकते हैं और कैसे अगर वो इस तरह से अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसकी डेवलपमेंट सही नहीं जा रही है. तो अब हम इस चार्ट में देखें तो एक तरफ हमें एज दी गई है यानी उम्र जो है वो बच्चे की कितनी होगी तो वो कौन सा माइलस्टोन जो है वो यानी कौन सा मरहला जो है वो अपनी उम्र का जो है वो अचीव करेगा. उसकी जो स्पीच और लैंग्वेज है वो किस तरह की होगी, बोलचाल और जो ज़ुबान है उसका ज़हीरा अल्फाज वो है वो कितना होता है उस उम्र के हिसाब से और उसकी सुनने और समझने की सलाहियत उस उम्र के हिसाब से कितनी होती है. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 माह का बच्चा 3 मंथ्स का बच्चा है 3 लेटर वर्ड्स यानी कूइंग करते हैं. 3 माह का बच्चा कूइंग करता है और उसकी जो बातचीत है या बोलचाल है वो सिर्फ़ उसके स्माइल्स के ऊपर यानी कि हंसने मुस्कुराने के ऊपर देख के रिस्पॉन्ड करता है, वो मुस्कुराता है तो उसके ऊपर बस इतनी ही होती है. ठीक है. और वो रोता है मुख्तलिफ़ जो उसकी नीड्स होती हैं जैसे उसको अगर वॉशरूम का मसला हो रहा है या उसको अगर जो है वो खाने का उसको खाना खाना है, दूध पीना है तो वो रो के जो है वो अपनी या उसको कोई और अगर परेशानी बेचैनी हो रही है कोई तकलीफ़ हो रही है तो उसका रो के इज़हार करता है और वो आपकी आवाज़ को जो है वो आवाज़ों को पहचानने लग जाता है. ठीक है. 6 माह का बच्चा जो है वो 6 लेटर वर्ड्स यानी कि वो बैबलिंग करते हैं और आपको देख के जो है वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और थोड़ा सा जो है उनकी जो हंसी है उसके अंदर थोड़ी खुशी और एक्साइटमेंट भी आ जाती है. और वो मुख्तलिफ़ जो है वो साउंड्स हैं उनको नोटिस करते हैं, आवाज़ों को, जैसे अगर म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है या ऊंची आवाज़ आ रही है तो वो उन साउंड्स को नोटिस करते हैं और उन जो आवाज़ें हैं उनकी तरफ अपनी आंखें घुमाते भी हैं जहाँ से आवाज़ आ रही है. 9 माह का बच्चा जो है वो जो लेटर्स हैं उसके जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, इमिटेशन लेटर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और वो जो उसकी स्पीच है वो बैबलिंग से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. और वो कुछ एक्शंस और जेस्चर उसके जो हैं वो यानी कि उसके जो तासुरात हैं और जो एक्शंस है वो
शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ों की तरफ जो है वो देखना शुरू कर देता है। जब जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही होती है उस चीज़ की तरफ देखना शुरू कर देता है। और 12 माह का बच्चा 1 साल का बच्चा हो जाता है, 1 से 2 वर्ड बोल देता है। अमूमन बच्चे 12 माह की उम्र तक मामा, पापा या दादा जो है वो इस तरह के अल्फाज जो है वो एक एक वर्ड की जो वोकेबलरी है वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं, और वो सिंपल फ्रेजेस को जो हैं वो समझने भी लग जाते हैं। जो अगर आसान अल्फाज में कोई बातचीत की जाती है तो वो उसको समझ में आ जाती है बिल्कुल सिंपल फ्रेज़ में। जैसे पानी बच्चे को समझ आ जाता है, खाना बच्चे को समझ आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें बच्चे को समझ आने लग जाती हैं 12 माह की उम्र में। 18 माह की उम्र में 18 मंथ्स में जो है वो 18 वर्ड्स तक जो है बच्चा बोलने लग जाता है। उसकी ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो 18 वर्ड्स तक हो जाती है। और वो जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं या कमांड्स हैं, जो बुनियादी हदायत या सवालात होते हैं, उनको समझने लग जाता है। जैसे अपना नाम बताने लग जाता है, ये समझने लग जाता है कि ये किताब है, ये पानी का गिलास है, या अगर आप उसे बोलेंगे उठो तो उसको समझ आ जाता है कि खड़े होने का बोल रहे हैं, या बैठ जाओ तो बैठने का बोल रहे हैं। तो ये कमांड्स वो समझने लग जाता है। 2 साल का बच्चा जो है वो जुमले जो है वो सेंटेंसेस जो हैं वो आराम से बोल लेता है। उसकी वोकेबलरी जो है वो 50 ज़ख़ीरा अल्फाज जो हैं उसके 50 जो लफ्ज़ हैं उनसे ऊपर हो जाते हैं, तकरीबन हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो 3 साल का बच्चा है वो 3 वर्ड के सेंटेंसेस बोल लेता है, वोकेबलरी बढ़ जाती है उसकी। 4 साल का बच्चा जो है वो 3 से 4 सेंटेंसेस जो है वो आराम से बोल लेता है और अपनी पूरी स्टोरी जो है वो सुना सकता है 3 से 4 सेंटेंसेस में। और इसके अलावा वो आपके क्वेश्चंस को समझ सकता है कि जैसे वाई के आप उससे पूछेंगे आपका नाम क्या है या व्हाट इज़ योर नेम, तो वो उसका आंसर देगा, अपना नाम बताएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिले क्या होता है। हमने कहा देख रहे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। डेवलपमेंटल डिले में क्या होता है कि जब बच्चा इन स्टेजेस पे ये काम ना करे और आपको लगे कि वो इस उम्र से कम उम्र के बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, तो वहाँ आपको महसूस होगा कि बच्चे का जो स्पीच और लैंग्वेज की डेवलपमेंट है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसकी उम्र के मुताबिक नहीं हो रही है, बल्कि उससे कम है वो। तो वहाँ आपको थोड़ा सा जो है वो रेड फ्लैग्स जिसे हम कहते हैं ना, नज़र आने लग जाते हैं कि अब बच्चे को असेसमेंट की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा इस एज में ये काम नहीं कर रहा है। तो उसमें जो है मुझे फिर असेसमेंट की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। न्यूरो डेवलपमेंटल असेसमेंट के लिए जो है वो अगर न्यूरो डेवलपमेंटल आपको कोई रेड फ्लैग्स इस तरह के नज़र आ रहे हैं अपने बच्चे में कि आपका बच्चा उस उम्र के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी असेसमेंट के लिए आपको जो डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन होते हैं उनके पास जाने की ज़रूरत होती है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे यहाँ लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने जब बच्चे को अंदर हमें नज़र आ रहा है कि हमारा बच्चा आम बच्चों की उम्र के मुताबिक जो है वो बातचीत नहीं कर रहा है, या आम बच्चों की तरह उसकी सुनने और समझने की सलाहियत नहीं है, या वो आम बच्चों की तरह उसका रवैया नहीं है, या उसका जज्बात का कंट्रोल वैसा नहीं है जैसे आम बच्चों का होता है, तो हमें जाना कहाँ चाहिए। तो वो अक्सर जो है वो पूछते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, पेडिट्रिशियन के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो पेडिट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन के पास जाने की ज़रूरत होती है। डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन के पास एक पूरी टीम होती है जो कि अगर तो उसके पास पूरी टीम है जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी इंक्लूड होते हैं, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, उसके बाद जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं उसके पास, और ये रिहैब सेंटर्स होते हैं उनमें बाकायदा पूरी टीम होती है। और इसी तरह से जो है वो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट भी होते हैं, क्योंकि ये चेक करने के लिए कि आया कोई फ़िज़िकल माइलस्टोन पूरे हैं या नहीं है। तो वो एक जो है वो असेसमेंट बाकायदा पूरी फॉर्मल असेसमेंट होती है इसके लिए। लेकिन अगर आपके बच्चे को ये लगे कि आपका बच्चा इस उम्र के मुताबिक ये वाले काम नहीं कर रहा, इस तरह की उसकी लैंग्वेज नहीं है, इस तरह की उसकी सुनने समझने की सलाहियत नहीं है, तो आपको असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट की लाजमी ज़रूरत होती है। फॉर्मल असेसमेंट में डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं जहाँ से आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होता है कि मेरा बेटा कहाँ पे या मेरा बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के, जो हमने कहा ना कि असेसमेंट, तो असेसमेंट से क्या पता चलेगा कि कौन सा अगर जो डिसऑर्डर है वो मौजूद है बच्चे के अंदर। जैसे सबसे पहले है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है वो
उसके बाद है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD कहते हैं इसे हम। सेरेब्रल पैलेसी है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल मोटर डिसऑर्डर। तो ये तमाम डिसऑर्डर्स जो हैं वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आते हैं। हम इन तमाम डिसऑर्डर्स को वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो डिटेल में समझेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि एक डिसऑर्डर दूसरे डिसऑर्डर से डिफरेंट कैसे है, और हमें जो है हमारे बच्चे के अंदर जो है वो किस तरह की टेंडेंसीज़ हैं, किस डिसऑर्डर की टेंडेंसीज़ हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे के अंदर जो है वो जो जहनी नशोनुमा है उसकी कमी है, या वो बुनियादी तौर पे जो जहनी नशोनुमा है उसकी दूसरे बच्चों के मुकाबले में लेट हो रही है या देर से हो रही है। अच्छा, जो मोस्टली जो सिम्टम्स या जिन्हें हम कहते हैं ना कि रेड फ्लैग्स जो आपने नोट करने होते हैं पैदाइश के बाद से ही बच्चों के अंदर, तो वो है उसकी मेमोरी कैसी है, लैंग्वेज, जैसे कहा कि बोलचाल, ज़हीरे अल्फाज, सुनने समझने की सलाहियत जो है, बात कहने की सलाहियत और बात समझने की सलाहियत, बिहेवियर, रवैया कैसा है, दूसरों के साथ कैसा है, अपने आप के साथ कैसा है, अलग थलग तो बच्चा बैठ के नहीं खेल रहा है, या वो बहुत ज़्यादा गुस्से में तो नहीं रहता, एकदम हाइपर तो नहीं हो जाता बच्चा, कितना जो है वो बिल्कुल ही सुकून में है बच्चा और कितना ज़्यादा जो है वो हाइपर है, मोटर स्किल्स कैसे हैं उसके, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी जब हम इसे कहते हैं कि उसके बाद है लर्निंग कैसी जा रही है, चीज़ें जल्दी याद होती हैं, देर से याद होती हैं, समझ में आती हैं लर्निंग जो है वो उसको, उसके अलावा जो है वो स्पीच कैसी है उसकी, वही बोलचाल जो है वो उसकी जो है वो किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, सोशल स्किल्स कैसे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बच्चा अलग थलग तो नहीं बैठा हुआ, या आई कांटेक्ट कैसा मेंटेन कर रहा है, वो आँख पे आँख डाल के बात कर सकता है, किसी की तरफ देख के बात कर सकता है, चार लोग अगर बैठे हैं तो बच्चा अलग तो नहीं जाके बैठ गया, या अगर जो बोल रहा है वो वैसा नहीं बोल पा रहा जैसा वो बोलना चाहता है, या जैसे वो अपने जज्बात का या ख्यालात का इजहार करना चाहता है, इमोशंस जो है वो समझ में आ रहे हैं उसे या नहीं आ रहे। काजेज़ क्या है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की, जो है मेनली कोई भी जो है वो क्लियर काज नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कज़न मैरिज की वजह से ऐसा होता है, जबकि ऐसा रिसर्चेस ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं कहती कि कज़न मैरिज की वजह से ऐसा होता है। इसकी जो मेन जो कॉजेज़ हैं वो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये है कि मेन काज अभी भी जो है इसकी कोई क्लियर नहीं है, कंक्रीट काज। तो उसमें ये है कि जो पॉसिबल रीज़न्स हो सकती हैं वो ये है कि जो इन्वायरमेंट, कुछ बायोलॉजिकली भी हो सकती हैं और कुछ जो है वो जो है इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करती है कुछ चीज़ों की, जैसे ADHD के अंदर भी और ASD इन दोनों के अंदर इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करती है। तो प्री डिस्पोजिशन लाइक जेनेटिक्स द कंक्रीट काज ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज़ नॉट येट क्लियर. There are various possible reasons for the onset of neurodevelopmental disorders. For the research that does exist on the cause of neurodevelopmental disorder, it is prevalent that both biology and environmental play a role. Predispositions like genetics and hormones can be triggered by risk factors such as stress, illness, trauma. तो सिर्फ जो है वो क्या होता है कि ये जो कोई ठोस वजह तो इसकी है नहीं है, लेकिन इसकी जो तहकीकात है वो ये कहती है कि बायोलॉजिकली जो है जो हार्मोन्स हैं उनके ट्रिगर होने की वजह से भी जो है वो इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस में है, अगर इलनेस है या ट्रॉमा है, या तो बच्चे को हो गया है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को हो गया है, तो वो उससे इफ़ेक्ट हो सकता है बच्चे के ऊपर। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, कोई जो इसकी जो ट्रीटमेंट्स है ना उसमें आपको कोई परमानेंट ट्रीटमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने इलाज किया और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ये एक डिफरेंट जो है वो तरीके से मैनेज किया जा सकता है, और मैनेज थ्रू थेरेपीज़ जो है वो मैनेज किया जा सकता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को। इसका कोई ख़ास तरीका इलाज जो है वो मेडिकेशन के थ्रू नहीं है कि आपने किसी बच्चे को कोई मेडिसिन दी और वो ठीक हो गया। तो देयर आर नॉट एनी ट्रीटमेंट्स
ऑप्शन फॉर दोज विद एनडीज, बट रिसर्च हैज़ डिटरमेंट सम इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस, यानी कि वही हम कुछ थेरेपीज़ वगैरह जो है वो करवा कर सकते हैं बच्चे के साथ, माहौल चेंज कर सकते हैं, थेरेपीज़ करवा सकते हैं, लर्निंग करवा सकते हैं, जिसमें हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाते हैं, बच्चे की बिहेवियरल थेरेपी होती है। उसके बाद जो है वो बच्चे की फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस में अगर उसको हम डालें और उसकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव करवाएं, तो उससे उसको इफ़ेक्ट हो सकता है कि वो उन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए जो है वो इस लेक्चर के लिए जो है वो इतना ही। प्रेजेंटेशन के जो है वो बुनियादी तौर पे जो हमने बात करनी थी न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, वो हमने इसमें की है। इसके बाद हम देखेंगे कि फ़र्दर जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ADHD है, ASD है, और इसी तरह से लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये सब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आती हैं। तो हम इनको ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इनको मैनेज कैसे किया जाता है, इनकी असेसमेंट कैसे की जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा मेन इशू इनकी फॉर्मल असेसमेंट का होता है। तो इनकी असेसमेंट कैसे करवाई जाए, कहाँ से करवाई जाए, किस तरीके से होगी, उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, और आप इसे घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं एज अ पेरेंट, एज अ रिसोर्स टीचर, आप इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।